हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम हमारे आसपास के पदार्थ नामक पाठ का अध्ययन करें। आज हम इस चैप्टर के 5वें भाग का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर के 4 भागों का अध्ययन हमने इससे पहले कर लिया है। अगर आपने उस भाग को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर पहुँचें और उन चारों भागों को भी देखें। और आज हम इस चैप्टर यानी हमारे आसपास के पदार्थ नामक अध्याय का 5वां पार्ट लेकर के हाजिर हैं। आइए इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालें। सबसे पहले हम विसरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। विसरण, जिसे इंग्लिश में डिफ्यूजन कहा जाता है। विसरण दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण यानी डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण की क्रिया में पदार्थ का कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करते हैं और समांग मिश्रण बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऐसा पदार्थ जो अधिक गाढ़ा है और अपने से कम गाढ़े वाले पदार्थ में मिलाया जाता है तो वह स्वतः मिलकर एक समांग मिश्रण बना लेते हैं, तो इस क्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम विसरण को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इत्र की शीशी को कमरे में खोल दें तो सारे कमरे में इत्र के कण फैल जाते हैं और सारा कमरा महकने लगता है। हम प्रैक्टिकली भी इसको अपने घर पे कर सकते हैं। एक हम परफ्यूम की शीशी लेंगे, उसके ढक्कन को खोल करके रख देंगे। थोड़ी देर बाद जब हम रूम के अंदर जाएंगे तो पाएंगे कि पूरा कमरा महकने लगता है। ऐसा कैसे होता है? यह क्रिया विसरण के द्वारा होता है। जो आपके इत्र के कण हैं वो सघन माध्यम से गति करते हुए आपके रूम के इन्वायरमेंट में जो उसके अपेक्षा विरल है उसमें गति कर जाते हैं और एक समांग मिश्रण बना लेते हैं, जिसके कारण आपका कमरा महकने लगता है। एक और उदाहरण लेते हैं कि ग्लास में रखे पानी में स्याही की कुछ बूंद डालने पर सारा पानी धीरे धीरे नीला हो जाता है। इसको चित्र के माध्यम से भी हम देख लेते हैं कि एक ग्लास में पानी है, उसमें पानी के कण हैं और उसमें लाल रंग की स्याही को डाला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरे गिलास की पानी एक समांग मिश्रण बना करके हल्के लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी तरह से जब समांग मिश्रण बनता है तो उसे हम विसरण कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधों के सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के संवहन में विसरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी पौधों की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर किसी भी पदार्थ का या अमीनो अम्ल का या जल का संवहन जो होता है वह आपके विसरण के द्वारा ही होता है। आइए अब हम एक नए टॉपिक दृढ़ता यानी रिजिडिटी को समझने का प्रयास करते हैं। दृढ़ता क्या है? दृढ़ता पदार्थ का एक गुण है जो उस पदार्थ की कठोरता को प्रदर्शित करता है। यह गुण पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना कम होगा वह पदार्थ उतना ही दृढ़ यानी रिजिड कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ की दृढ़ता सबसे अधिक, द्रव की ठोस से कम तथा गैसों की दृढ़ता सबसे कम होती है। क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम यानी नगण्य होता है, इसलिए उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक होने के कारण वे एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसलिए वो काफ़ी दृढ़ हो जाते हैं। द्रव की बात करें तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, इसलिए उनकी कठोरता भी ठोस से थोड़ी कम हो जाती है। और गैस की बात करें तो गैस के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल लगभग नगण्य हो जाता है, इसलिए गैसों में दृढ़ता नहीं पाई जाती है। अब हम तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं जिसे हम संपीड्यता कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पदार्थ को बाह्य बल द्वारा दबाकर उसके आयतन में परिवर्तन करना संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। यदि पदार्थ पर बाह्य बल लगाकर दबाया जा सकता है तो उसकी संपीड्यता कम होती है। तो इसके आधार पर हम देखें तो ठोस की संपीड्यता सबसे कम, द्रव की संपीड्यता ठोस से अधिक,
तथा गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। अब हम देखें तो ठोस का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतर आणविक अवकाश जो होता है या जो रिक्त स्थान होता है वह अत्यंत कम होता है। इसलिए ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है और सामान्य बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए उन पे दबाव डालकर थोड़ा बहुत उनके आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए द्रव की संपीड्यता ठोस से थोड़ा अधिक होती है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए उस पर बाह्य बल लगा करके उन्हें बहुत कम आयतन में यानी उसके आयतन को परिवर्तित करके बहुत कम किया जा सकता है। इसलिए हम देखेंगे कि गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है, यानी ठोस में रिक्त स्थान कम है इसलिए इसकी संपीड्यता सबसे कम है। द्रव में रिक्त स्थान अधिक है ठोस से, इसलिए इसकी संपीड्यता ठोस से थोड़ी अधिक है। और गैसों के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक है, इसलिए इसकी संपीड्यता बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत बड़े आयतन के गैस को हम बहुत कम आयतन में कंप्रेस्ड करके यानी दबाव डाल करके बदल सकते हैं। जैसे हम चित्र में देख सकते हैं कि पिस्टन के अंदर एक में चाक रख करके ठोस पदार्थ को दबाया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं द्रव को डाल करके यानी वाटर को दबाया जाता है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ दब जाती है। लेकिन गैस को देखेंगे तो दबाया जाता है तो वो पूरा जो आपका पिस्टन है वो नीचे की ओर चला जाता है। इस तरह से ठोस की जो संपीड्यता होती है सबसे द्रव की ठोस से अधिक और गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। आइए अब हम एक नए टॉपिक यानी तरलता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तरलता यानी जिसे इंग्लिश में फ्लूइडिटी कहा जाता है। तो पदार्थों के बहने के गुण को तरलता यानी फ्लूइडिटी कहते हैं। ठोस पदार्थों में तरलता का गुण नहीं होता है। द्रव पदार्थ सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं और गैसों में तरलता का गुण पाया जाता है तथा गैस प्रत्येक दिशा में बहते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चित्र में देखेंगे एक ईंट है जो ठोस है, हम उसको जहाँ रखेंगे उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है, वह कहीं भी मोशन नहीं करता है, यानी उसमें अणुओं में किसी भी प्रकार का मोशन नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें तरलता का गुण नहीं होता है। वही द्रव यानी पानी की बात करें तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। आप घर पे भी पानी गिराएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर ही गिरता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं गिरता। तार यानी द्रव में बहने का गुण पाया जाता है और द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। और वहीं हम बात करें गैस की तो आप चित्र में देखें गैस जब निकलता है तो वह चारों दिशाओं में बहता है, यानी गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है लेकिन यह चारों दिशाओं में बहता है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम अगले टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसे अपनी कॉपी पर नोट करके याद करने का प्रयास करेंगे। गुड बाय। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।